नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। आज के सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। पिछले सेशन में हमने डायोड का प्रयोग एक हाफ वेव रेक्टिफायर के यूज किया था। जैसा कि आप जानते हैं, रेक्टिफायर का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जब हम किसी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। दोस्तों, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने का कई सारे कारण होते हैं, बट मेनली जो कारण होता है वो ये है कि हम एसी को स्टोर नहीं कर पाते, हम डीसी को स्टोर करते हैं। तो इसीलिए हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। और बहुत सारे हमारे डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो डीसी पर ऑपरेट होते हैं, तो हमें उसके लिए भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम डायोड को एज ए फुल वेव रेक्टिफायर अध्ययन करेंगे। देन हम उसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का अध्ययन करेंगे फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड का हमने पहले पढ़ा था हाफ वेव, द सर्किट इन विच यूनी डायरेक्शनल और डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने ये कहा था कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें हमें आउटपुट यूनी डायरेक्शनल हो एंड जो हाफ साइकिल के लिए हमें केवल मिलता है उसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट। इसी तरह से अगर हमें आउटपुट में जो यूनिडायरेक्शनल डीसी सिग्नल जो मिल रहा है वो वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकता है, वो इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए मिलता है। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। यानी जो भी इनपुट सिग्नल जा रहा है वो फुल इनपुट सिग्नल रेक्टिफाई हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। दिस इज दी सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ देखें तो अंतर क्या है कि हमने पहले वाले जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें एक डायोड का प्रयोग किया था, यहाँ पर हम दो डायोड का प्रयोग करते हैं, D1 और D2। इसके साथ साथ वहाँ हमने नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया था, यहाँ पर हम सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। सेंटरली टेप्ड होती है एक तरह से, और उसमें आपको दो तरह के वोल्टेजेस मिलते हैं। आधे जो सेकेंडरी है उस पर डिफरेंट वोल्टेज होगा, आगे आधे का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होगा। एक तरह से तो पोलरिटी जो है वो बदल जाती है। तो ये प्राइमरी हो गई P1 P2, और सेकेंडरी S1 S2 इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। वन इज S1A और अनदर वन इज AS2। और हम जो आउटपुट है वो सेंटर टेप्ड पर टेपिंग की हुई A पॉइंट पर, और डायोड D1 और D2 के आउटपुट का जो कॉमन पॉइंट है B, उस पर हम आउटपुट मेज़र करते हैं। तो उसके बीच में हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है जिसके एक्रॉस हम आउटपुट मेज़र करेंगे। तो इनपुट में हम इसको ये एक साइनोसोडल वेव देते हैं, तो आउटपुट में हमें कंप्लीट एक यूनिडायरेक्शनल सिग्नल मिलता है। पहले वाले केस में क्या होता था, हमें केवल हाफ वेव मिलती थी, यानी ऐसे सिग्नल हाफ मिलता था फिर नहीं मिलता था, देन हाफ मिलता था, इस तरह से। तो बीच में यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो सिग्नल है वो कट हो जाता था, क्योंकि आधी साइकिल में डायोड रिवर्स वाइज में चला जाता था, जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं करता था और हमें उस जगह पर आउटपुट कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में एक हाफ साइकिल में एक डायोड कंडक्ट करता है और दूसरी हाफ साइकिल में दूसरा डायोड कंडक्ट करता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ऐसा होता है। तो वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर देखें तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल जब डायोड पर, यानी कि जब इनपुट पर जो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर उसकी प्राइमरी पर जब इनपुट है वो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है, उस समय क्या होता है, द सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ S1 is positive with respect to center tape point A. The diode is in forward wise and will conduct, therefore the डायोड इज रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फॉरवर्ड वाइज। यानी यहाँ आप देखें तो जब हम इस पर पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो यहाँ देखें तो ये जो S1 का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और A जो है वो नेगेटिव होगा ऊपर की तरफ। A नीचे की तरफ जो नीचे वाली जो वाइंडिंग है उसका पॉजिटिव होगा, नीचे S2 नेगेटिव पे चला जाएगा।
तो ये इसकी पोलरिटी हो गई जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आने की वजह से आप देखें कि S1 जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू A। तो A जो पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में डायोड D1 क्या होगा, वो फॉरवर्ड वाइस में होगा, डायोड D1 फॉरवर्ड वाइस में होगा। उसी तरह से S2 जो टर्मिनल है वो S2 टर्मिनल नेगेटिव में है। तो यहाँ पर देखें तो डायोड जो D2 है उसका पॉजिटिव टर्मिनल अब नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए रिवर्स वाइस में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर केवल डायोड D1 कंडक्ट करेगा। डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइस एंड विल कंडक्ट, देयरफॉर द डायोड रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट सर्किट। फिर डायोड को हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, डायोड का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और डायोड को हम एक शॉर्ट सर्किट पॉइंट के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं। While terminal S2 is negative with respect to center tape transformer, center tape point A, the diode is in reverse bias and will not conduct। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो S2 टर्मिनल है वो A के सापेक्ष अगर उसे देखेंगे तो वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये रिवर्स बाइस में होता है। तो इसे इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ गया डायोड में और एक ओपन सर्किट स्विच आ गया, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करता। तो हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर आउटपुट की डायरेक्शन आप देखें तो हमें डायरेक्शन जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, बी से ए की तरफ। करंट कैसे फ्लो होगा, डायोड से डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, इसमें एक एरो बना हुआ है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ऐसे फ्लो होती हुई ये बी से ए की तरफ जाएगी। तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की हो रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ। देन दिस इज द आउटपुट, कि उस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड D1 ऑन रहेगा लेकिन डायोड D2 ऑफ रहेगा। तो जब जब हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगी तब तक डायोड D1 ऑन रहेगा, तो हमें उसकी वजह से ये आउटपुट मिलेगा। और D2 जो है वो ऑफ रहेगा, तो वहाँ पर आउटपुट अभी हमें D2 में इस डायोड से नहीं मिलेगा। यहाँ केवल परिप्रेक्ष्य यहाँ पर D2 को ऑफ दिखाने का है। जब D2 ऑफ कब है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उस कंडीशन में D2 कंडक्ट नहीं करेगा। देन VDC जो है वो जो DC होगी VM साइन ओमेगा टी या VS होगा। जो हम DC हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी टू VM साइन ओमेगा टी या VS के बराबर होगा। इसी तरह से जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में द सेकेंडरी टर्मिनल S1 इज नेगेटिव। उस कंडीशन जब नेगेटिव हाफ साइकिल तो S1 क्या हो जाएगा, अगर आप ये देखें तो दिस विल बी नेगेटिव और फिर A जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और A का निचला जो सिरा है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा और S2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देखें तो इसमें जो S1 है वो नेगेटिव है, S1 नेगेटिव, A के सापेक्ष S1 नेगेटिव है, तो D1 जो है वो रिवर्स बाइस में चला जाएगा और वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से S2 जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, तो इस समय D2 का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो D2 को इस समय कंडक्ट करेगा, तो ये फॉरवर्ड वाइस में होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट आपका इस तरह से फ्लो होगा, ऐसे नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी अगेन इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम B टू A, तो B से A की तरफ कंडक्ट करेगा। तो हम ये कहते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन या वोल्टेज की डायरेक्शन में मिल रही थी, जिस डायरेक्शन में मान लो B से A की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव मिल रही थी, तो नेगेटिव साइकिल में भी ये B से A की डायरेक्शन मिलेगी इस तरह से। तो जो साइकिल नीचे जा रही थी इनपुट में, वो आउटपुट में ऊपर हो गई, क्योंकि हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो वही है जो पॉजिटिव साइकिल में थी। तो ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी वर्किंग हो गई। तो दिस विल बी दी आउटपुट फॉर दी नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो पॉजिटिव साइकिल है D1 जो है वो ऑफ रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, और हमें आउटपुट में केवल D2 की वजह से मिलेगा और वो भी नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन आउटपुट में देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है इस कंडीशन जो VDC होगा वो VS के बराबर ही होगा जैसे कि उसमें था। तो जो हमने जो ओवरऑल इसकी जो वेव फॉर्म है और फुल वेव रेक्टिव है, तो ये देखें आप, दिस इज दी आउटपुट वेव फॉर्म। तो DC क्या होती है, DC यूनी डायरेक्शनल होती है। AC क्या है, AC को अगर आप देखें तो AC में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इधर नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर देन पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी इसकी डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रही है, इसकी पोलरिटी बदल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में ऐसे मूव कर रही है। लेकिन DC में ऐसा नहीं होता, DC में पोलरिटी हमेशा एक ही होती है, यानी हमेशा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। DC का सिग्नल आपने देखा होगा, आप हमेशा DC का सिग्नल ऐसे बनाते हैं। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये सिग्नल इस तरह का तो है नहीं, जैसे हम DC में देखते थे, तो DC में हम देखते थे कि एक सिग्नल जो होता है DC का वो एक कांस्टेंट होता है। तो DC की दो क्वालिटी होती हैं। DC में जो आउटपुट है वो एक तो यूनी डायरेक्शनल होता है, दूसरा वो
कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता उस समय के साथ में, वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो परिवर्तित नहीं होता। ये दो क्वालिटी डीसी के अंदर होती हैं, लेकिन हमें रेक्टिफायर से जो मिल रहा है हमें केवल एक ही क्वालिटी मिल पाई है, यानी उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक हम मैच कर रही है कि वो यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन इसमें ये समय के साथ फिर भी इसका मैग्नीट्यूड परिवर्तित हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम रिपल्स। तो इसका हम अध्ययन करेंगे आगे कि रिपल्स को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो हमने डीसी को भी पूर्ण रूप से डीसी में कन्वर्ट नहीं किया है, ये अभी हमने उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो एसी की होती है, ये दैट इज पल्सेटिंग के, वो ऑल्टरनेटिवली चेंज होती है, और डीसी में ऐसा नहीं होता, तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो वो डीसी, इसलिए हम इसको डीसी कह रहे हैं कि दैट इज डीसी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड रेगुलरली बदल रहा है। नाउ वी कम्स ऑन दी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे हमने हाफ वेव के लिए देखा था उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हमने 40.6 रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी में प्राप्त हुई थी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। अब हम देखना चाहते हैं कि फुल वेव में हमें रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या मिलती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर एंड इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर पीडीसी ओवर इनपुट एसी पावर पीएसी। जो आउटपुट में डीसी मिल रही है और जो इनपुट हम एसी दे रहे हैं, उन दोनों का हम रेशियो ले लें और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो दैट इज दी सिंपल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंपल फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज परसेंटेज एफिशिएंसी। किसी चीज़ की एफिशिएंसी हमें निकालनी है तो उसके आउटपुट को इसके इनपुट से हम डिवाइड कर दें तो हमें एफिशिएंसी पता लग जाती है। तो सेम मेथड है, तो हम आउटपुट में हमें डीसी मिल रहा है, पावर मिल रही है, इनपुट पे हम एसी पावर दे रहे हैं, तो हमने दोनों का रेशियो ले लिया, तो वी विल गेट दी एफिशिएंसी। डीसी आउटपुट पावर की बात करें तो डीसी आउटपुट पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें पी डी सी इक्वल टू, हम जानते हैं पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो जो पी डी सी हमें आउटपुट में मिल रही है उसमें आउटपुट में क्या है, आउटपुट पर जो करंट है डीसी करंट वो, तो आई डी सी स्क्वायर आर एल। आर एल इज अ लोड रेजिस्टेंस। तो अगर हमें लोड रेजिस्टेंस पता है और डीसी करंट आउटपुट की पता है तो हम आउटपुट की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियस है कि हमें आई डी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने हाफ वेव के लिए कैलकुलेट किया था। तो आई डी सी इज नथिंग, इट्स अ एवरेज डीसी करंट इन लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में जो करंट एवरेज डीसी फ्लो हो रही है उसको हम आई डी सी बोल रहे हैं। अब आई डी सी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया था कि आई डी सी इज इक्वल टू 1/T 0 टू टी आई डी टी था। हाफ वेव के लिए भी हमने यही कैलकुलेट किया था, यही फॉर्मूला था हमारे पास में डीसी निकालने के लिए, कि उसका टाइम पीरियड साइकिल का, और उसको इंटीग्रेट कर दिया था उस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर आई डी थीटा को, उस करंट को। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, केवल अंतर क्या आया, हाफ वेव के केस में जो टी था वो 0 टू पाई था। यहाँ पर जो साइकिल है वो कंप्लीट साइकिल है, वहाँ हाफ साइकिल थी, तो ये फुल साइकिल के लिए 0 से लेके 2 पाई तक इसकी टाइम पीरियड हो गया। तो ये टी हो गया वो 2 पाई हो गया, तो 1/2 पाई 0 टू 2 पाई आई डी थीटा। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे और इसकी लिमिट पुट कर देंगे, पुटिंग, और आई की वैल्यू आई इज टू आई एम साइन थीटा हम इसमें पुट कर देंगे जो हमने ए सी इनपुट दिया है, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, तो वी विल गेट आई डी सी इज टू 2 आई एम अपॉन पाई। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेयर करें तो वहाँ पर जो डीसी करंट हमें मिल रही थी वो आई एम अपॉन पाई मिल रही थी, जो डीसी के केस में दैट वाज आई एम अपॉन पाई। तो क्या अंतर है, केवल उसकी डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। क्यों, क्योंकि उस समय हाफ वेव में मिल रहा था, अब हमें कंप्लीट वेव में, कंप्लीट फुल साइकिल में मिल रही है, तो ऑब्वियस है वो डबल हो गई। तो 2 आई एम अपॉन पाई हमें आई डी सी मिल रही है। इसी तरह से हम इनपुट एसी पावर कैलकुलेट करेंगे। इनपुट एसी पावर के लिए क्या है, पी ए सी इज इक्वल टू आई आर एम एस वैल्यू, करंट की आर एम एस वैल्यू, क्योंकि ए सी के लिए हम आर एम एस वैल्यू देते हैं, डी सी के लिए हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आई आर एम एस स्क्वायर आई स्क्वायर आर, वही फॉर्मूला है, पी का आई स्क्वायर आर, और आर यहाँ पर दो हैं, एक लोड रेजिस्टेंस और एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो डायोड की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अब रेजिस्टेंस आर एल प्लस आर एफ हो गया। आउटपुट के केस में केवल एक ही रेजिस्टेंस है, वो है आर एल, लेकिन इनपुट के लिए दोनों रेजिस्टेंस लोड पे हैं, वो डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो भी लोड मानी जाएगी उस पर, और आर एफ भी होगा। तो आर एल प्लस आर एफ हमें एक ए सी के लिए लोड रेजिस्टेंस हो गया। आई आर एम एस इज नथिंग, इट्स आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट। लोड करंट की आर एम एस वैल्यू हमें निकालनी है। देन आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग फॉर्मूला। अब लोड करंट की आर एम एस वैल्यू के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमने जैसे हाफ वेव के लिए निकाला था। आई आर एम एस इक्वल टू अंडरवुड में 1/T 0 टू टी आई स्क्वायर डी थीटा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू जो है 0 से 2 पाई, टी की वैल्यू 2 पाई लेंगे, तो यहाँ लिमिट 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा, और आई की वैल्यू अगेन हम आई एम साइन थीटा पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद और लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास आर एम एस वैल्यू आती है दैट विल बी आई एम अपॉन √2। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आपको आई आर एम एस मिलता था वो आई एम अपॉन 2 मिलता था।
यहाँ पर मिल रहा है Im/√2, तो दैट इज द डिफरेंस। अब हमारे पास IRMS की वैल्यू आ गई, IDC की वैल्यू आ गई। IRMS की वैल्यू को PAC में पुट करके हम PAC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, AC पावर की, और IDC की वैल्यू को हम PDC में पुट करके PDC की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और PDC और PAC को हम दोबारा से इक्वेशन 1 जहाँ पर हमने एफिशिएंसी निकाली थी उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास ईटा जो आता है दैट इज 0.812/1 + RF/RL। तो ये इसे, और अगर हम ये मान लें कि जो RF है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू RL के कंपेरिजन में बहुत कम है। ऑब्वियस है कि जो डायोड का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो केवल 0.7 वोल्ट का ही वहाँ पर वो ड्रॉप करता है मैक्सिमम सिलिकॉन के केस में, और 0.3 का जर्मेनियम के केस में, तो बहुत कम होता है RL लोड की कंपैरिजन में, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो RL का और RL के कंपेयर RF बहुत कम होगा, तो जो RF/RL की जो वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तो वी कैन इग्नोर RF/RL। तो सिंपल 81.2/1 हमें मिलेगा, तो दैट इज द इफिशियंसी, दैट इज 81.2%। तो हम ये कह रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है वो 81.2% है, जबकि हाफ वेव की 40.6 थी, जस्ट उससे डबल है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर की परफॉर्मेंस हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।